गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, इतिहास विभाग कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए CC10 पेपर इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया 1200 से 1757 पेपर पे चर्चा करूँगी। इसके सेक्शन ए के इकोनॉमी अंडर दिल्ली सल्तनत टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और इसमें यूनिट 1 के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड एग्रेरियन सेक्टर यानी कि कृषि एवं कृषि उत्पादन से जुड़े हुए या विभिन्न जो संबंधित मुद्दे हैं इससे उन पे हम बात करेंगे। जैसे कल्टीवेशन यानी अनाज किस प्रकार उगाए जाते थे, खेती कैसे की जाती थी, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार की थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी कृषि संबंधी क्या क्या उत्पाद थे, फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और अंततः लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो इन सभी मुद्दों को, इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देखेंगे और हम कृषि व्यवस्था पे सर्वप्रथम बात करते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि दिल्ली सुल्तानों के अधीन आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो एक एक करके हम ये विभिन्न अवयव जो हैं इन पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि की स्थिति या कृषि संबंधित व्यवस्था पर बात करेंगे। तत्कालीन समय में खेतीबाड़ी कैसे होती थी और सुल्तान द्वारा इसे सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, इन सभी मुद्दों को हम देखेंगे। तो इन सभी बातों को देखने से पहले हमारे दिमाग में एक चित्र उभर कर सामने आता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक थे और दिल्ली सल्तनत का क्या काल रहा। तो हम इसको सर्वप्रथम तो जब हम दिल्ली सल्तनत के राजवंशीय इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि उत्तर भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी की 1206 में जब मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके बाद शासक बनता है और दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 से 1556 रहता है। 1206 से 1556 दिल्ली सल्तनत में 5 शासक राजवंश हुए। इसमें पहला इलवरी, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद एवं 5वां लोधी राजवंश हुए। तो इन शासकों के काल में, इन सुल्तानों के काल में दिल्ली सल्तनत में कृषि की क्या स्थिति रहेगी हम जानते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश के विकास की गति उसके अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। किसी भी देश की जो देश का विकास होता है उसके अर्थव्यवस्था से ही मापी जाती है और उसी आधार पर उसे विकसित या अविकसित की श्रेणी में हम रखते हैं। परंतु सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था जो है विभिन्न अवयवों से मिलकर बनी होती है। इनमें जो है कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र, शिल्प, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और अगर कृषि का विकास नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं होगी। तो सर्वप्रथम हम कृषि के विकास में किन किन कार्यों का योगदान है इन बातों को देखते हैं। और हम एक महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन की जब बात करते हैं
तो हम देखते हैं कि पूर्व की व्यवस्था मध्यकाल में क्या कायम रही। तो हम देखते हैं कि पूर्व की सामंतवादी व्यवस्था जो है मध्यकालीन भारत में कायम थी, सामंतवादी व्यवस्था कायम थी। तो मध्यकालीन भारत में किसानों द्वारा जो उत्पादित कृषि अधिशेष का अधिकांश भाग सुल्तानों एवं अमीरों के पास चला जाता था। कृषि प्रक्रिया एवं ग्रामीण जीवन पर जमींदारों का नियंत्रण था। अतः इस साम्राज्य को मध्यकालीन भारत में संपत्तिगत संबंधों के स्वरूप, जागीरदारी व्यवस्था और ग्राम समुदाय की कार्यप्रणाली के मद्देनजर रखकर देखा जा सकता है। इक्तादारी व्यवस्था के रूप में लगान संबंधी व्यवस्था ने जो है साम्राज्य को बहुत ही सुदृढ़ किया। विशाल अस्थायी सेनाओं के गठन के परिणाम स्वरूप शिल्प एवं उद्योग धंधों का सृजन हुआ। दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी, दस्तकारी की वस्तुओं की काफ़ी मांग बढ़ गई एवं इस दस्तकारी और शिल्पकारी ने आंतरिक एवं बाह्य व्यापार को बढ़ाने में योगदान दिया। तो इस क्रम में हम एक देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं इरफान हबीब। तो इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में शासन की स्थापना के कारण समाज और आर्थिक जीवन में दूरगामी परिवर्तन हुए। उनके अनुसार नए तुर्क शासन ने ऐसे सामाजिक तत्वों को विकसित किया जिन्होंने पहले से ही श्रेष्ठ आर्थिक संगठन का निर्माण किया। अब भूमि संबंधों में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं और आर्थिक जीवन के जो हैं एक एक पक्षों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि उत्पादन की बात करेंगे और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों के अधीन जो कार्य हुए हैं उनकी चर्चा इस दौरान हम करेंगे। जब हम कृषि उत्पादन की बात करते हैं तो सल्तनत काल के दौरान हम देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के तत्व शायद ही प्रकट हुए हैं। इब्न बतूता ने, जिन्होंने समूचे भारत का भ्रमण किया था, देश में उपजाए जाने वाले अनाजों एवं अन्य विभिन्न फसलों जैसे फलों फूलों का विस्तृत विवरण दिया है। उनमें से अधिकांश से हम परिचित हैं और चावल तथा गन्ना पूर्वी और दक्षिणी भारत में उपजाए जाते थे, जबकि गेहूं, तिलहन आदि का उत्पादन उत्तरी भारत में होता था। कपास, जौ, राई एवं अन्य निम्नतर जो फसलें थी व्यापक तौर पर उगाई जाती थी। इब्न बतूता कहते हैं कि मिट्टी इतनी अधिक उपजाऊ थी कि इसमें साल में 2 फसलें रबी एवं खरीफ फसलें उगाई जाती थी। साल में 3 बार चावल उपजाया जाता था। कुछ फसलें तेल पिराई वाली फसलें, गुड़ निर्माण, नील उत्पादन एवं तंबाकू जो थी, तंबाकू बुनाई वाले आदि जैसे ग्रामीण उद्योगों का जो है आधार थी। और हम एक चीज़ देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 14वीं सदी के दौरान बगीचों, खासकर जो उद्यान थे, उद्यानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट 1200 बगीचे, शलोरा बांध पर 80 बगीचे एवं चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाए। इन बगीचों के कारण फलों, विशेषकर अंगूरों के उत्पादन में काफ़ी प्रगति हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि शराब जो है मेरठ और अलीगढ़ से दिल्ली आया करती थी और धौलपुर, ग्वालियर एवं जोधपुर ऐसे अन्य स्थान थे जहां फलों की खेती और बागवानी की उन्नत विधियों को अपनाया गया। जोधपुर में अनारों के सुधार पर
व्यापक ध्यान दिया गया। सिकंदर लोदी ने कहा था कि स्वाद और सुगंध के हिसाब से भारत में जोधपुर के अनारों का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा और जोधपुर के अनार से बेहतर अनार का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इन फल उद्यानों में पैदा होने वाले फलों की खपत मुख्यतः शहरों और धनी लोगों में ही हो जाती थी, परंतु उसके कारण कुछ लोगों को रोजगार मिला होगा एवं व्यापार के नए अवसर पैदा हुए होंगे। जहाँ तक ग्रामीण श्रेणी में प्रयुक्त औजारों तथा उपकरणों का संबंध है, उनका शायद ही कोई उल्लेख मिलता है, किंतु यह कहा जा सकता है कि 19वीं सदी तक उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। मिट्टी की उर्वरता के बारे में भी हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं हो पाया है। संभवतः मिट्टी की उर्वरता अधिक रही होगी क्योंकि मवेशियों के भारी संख्या में होने के कारण गोबर के खाद की प्रचुरता रही होगी। मवेशियों के भारी संख्या में होने की पुष्टि इस बात से होती है कि जानवरों की संख्या पर आधारित एक चराई कर, जो कि एक महत्वपूर्ण कृषि कर था, वो लगाया गया था। साथ ही बंजारों के पास उनकी यात्राओं के लिए हजारों बैल होते थे। अपेक्षाकृत बहुत कम आबादी होने के कारण किसानों के पास प्रति व्यक्ति औसत भूमि अधिक रही होगी। जंगलों की भी बहुतायत थी, किंतु सामाजिक बंदिशों के कारण हमें गांवों में भूमिहीन मजदूरों एवं चाकरी करने वालों के बारे में सुनने को मिलता है। हम देखते हैं कि अधिकांश भूमि जो थी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थी और सिंचाई हेतु पानी जमा करने के लिए बांध बनाने एवं कुएं खोदने को पावनकृत माना जाता था तथा राज्य सरकार उन्हें बनाने और परिरक्षित करने में सक्रिय रूप से भाग लेता था। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी के उत्तरार्ध में एक व्यापक नहर व्यवस्था स्थापित की। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है, उसने 2 नहरें यमुना से और एक नहर सतलज और घग्गर नदियों से निकलवाई, लेकिन इनके कारण मुख्यतः आधुनिक हरियाणा में हिसार के आसपास के क्षेत्रों को ही लाभ हुआ। सिंध और पंजाब में बनी अन्य छोटी छोटी नहरों का उल्लेख करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि के विकास के लिए बाग बगीचे उद्यान लगाए गए, सिंचाई की व्यवस्था की गई, नहरों का निर्माण किया गया, बांधों का निर्माण किया गया। और आगे के ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखेंगे कि उस समय तत्कालीन परिवेश में ग्रामीण समाज किस प्रकार का था, क्योंकि समाज एवं अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग जो है एक दूसरे से संबंधित है। और आगे के क्लास में हम ग्रामीण समाज की चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के दौरान ग्रामीण समाज किस प्रकार की थी। धन्यवाद।